आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। पहली बार समझ लीजिए मनी कैम क्लासेस पे ऑर्गेनिक शुरुआत से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं, इस चैप्टर को, इस कंटेंट को खत्म करने में मुझे कितने लेक्चर लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतने की मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जितनी भी ऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका एक एक टर्म, एक एक सिंगल टर्म मैं आपको क्लियर करके दूंगा। कहाँ से शुरू हुई आज की वीडियो में, तो केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक की, कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कैसे बढ़ना स्टार्ट हुई ऑर्गेनिक, ठीक है, और कैसे स्टडी हुई ऑर्गेनिक की। लेकिन इसमें मैं दो चीज़ों को नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूं, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं जिससे कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। मैं नॉमेनक्लेचर IUPAC इस सीरीज में नहीं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में। और दूसरी बात, जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो भी मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जनरल ऑर्गेनिक लगभग सभी ने पढ़ ली होती है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगभग सभी को आ जाते हैं धीरे धीरे करके। उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, रिएक्शंस को बनाने में, ठीक है। तो ये जो सीरीज चालू होगी ये स्पेशल होगी किसके लिए, ये केवल रिएक्शन पर्पस के लिए आपके लिए जरूरी होगी, जिससे आप रिएक्शन को बना सको अपने पेपर में 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, जितनी भी देर में आप बना सको, जितनी जल्दी आप बना सको, ठीक है। तो IUPAC की अलग सीरीज रहेगी, उसका इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं होगा। स्टीरियो की अलग सीरीज रहेगी, उसका भी इससे लेना देना नहीं होगा। इसमें केवल बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट्स की, ठीक है। तो भाई दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसी के साथ साथ एक और सीरीज शुरू कर रहा हूँ स्पेशली नीट के लिए, ठीक है। जो 26 जुलाई को नीट आने वाला है उसमें, क्योंकि बाई नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विदाउट बाई नेम रिएक्शन आप नहीं जा सकते पेपर में, ठीक है। कम से कम 50 या 55 रिएक्शंस हैं आपके पास में, तो हर एक वीडियो में एक रिएक्शन आपको मिला करेगी, उसकी मैकेनिज्म मिला करेगी, उसके जितने एग्जांपल बन सकते होंगे वो मिला करेंगे। तो बाई नेम रिएक्शन की एक अलग सीरीज शुरू होगी इसी के पैरेलल में, और जब ये खत्म हो जाएगी तब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, स्टीरियो की तरफ, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी किसकी तरफ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो ऑर्गेनिक कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, स्पीड को कम करते हैं और बातों को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कहाँ से शुरू हुई, तो ये जो वर्ड था ना ऑर्गेनिक, जो वर्ड था ऑर्गेनिक, इसको सबसे पहले यूज किया था मिस्टर ब्रजीलियस ने। ब्रजीलियस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज किया ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ऑर्गेनिक का मतलब क्या था, ऑर्गेनिक का मतलब था लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब समझते हैं, या फिर हो प्लांट और या फिर हो एनिमल, प्लांट और एनिमल्स। यानी कि हम लोगों को शुरुआत में जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि वो चीजें जो कि कहाँ से मिलती हो, या फिर प्लांट से और या फिर किससे, एनिमल से, वो ऑर्गेनिक होंगी। अच्छा, अब एक बात आती है कि हमेशा कोई ना कोई तो फर्स्ट एलिमेंट होता ही है, लेकिन क्या ऐसी, इसमें ऐसा क्या, ऑर्गेनिक में ऐसा क्या खास था कि हम लोगों ने क्या किया, बस ये मान लिया कि प्लांट और एनिमल से मिलने वाली चीजों को ऑर्गेनिक कहेंगे। तो भाई देखिए, ये जो प्लांट हम लोगों से पहले के हैं, ठीक है, ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग बाद में क्या हुए, हम लोग बाद में संसार में आए और पहले से ही पेड़ पौधे जो थे वो मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि जो प्लांट से मिलने वाली चीजें थी उनकी डिस्कवरी, उनकी प्रिपरेशन नहीं की गई, वो तो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, यानी कि वो पहले से ही नोन थी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते थे कि जो प्लांट से मिलने वाली चीजें हैं वही क्या होंगी, ऑर्गेनिक होंगी, ठीक है। तो इस बात को ब्रजीलियस सर ने कह तो दिया। उसके बाद में आए कौन, उसके बाद में आए मिस्टर लेवोसियर। और लेवोसियर जिनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उन्होंने 1784 में एक और बड़ी बात बताई। और वो बड़ी बात क्या थी कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि जितने के जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नोन थे उन सब में एक एलिमेंट कॉमन था, और वो एलिमेंट कॉमन कौन सा था, वो था कार्बन, ठीक है। तो यहां से बात शुरू हुई कि ऑर्गेनिक में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ये बात 100% श्योर हो गई। और इसीलिए हम लोगों ने क्या बनाना शुरू किया कि वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वही हमारी क्या होती है, वही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म भी नहीं होती कि भाई जिस चीज में कार्बन है वो क्या होगी, वो 100% ऑर्गेनिक हो ही जाएगी। तो इन बातों को भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ टॉपिक को, मजा लेके पढ़ो भाई सब लोग, ठीक है। कि सबसे पहले ऑर्गेनिक टर्म को यूज किया किसने, ब्रजीलियस ने। उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी लिविंग थिंग होंगी, यानी कि प्लांट या एनिमल होंगे, उनसे मिलने वाली चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, उनसे मिलने वाली चीजों को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक है वो, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई, 1784 में लेवोसियर जी आया और लेवोसियर जी ने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उन सब में एक एलिमेंट कॉमन है, और वो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, वो कॉमन एलिमेंट है अपना
कार्बन। ठीक है, तो भाई कार्बन के बारे में सारी बातें लगभग पता है। 6C12 तीन तरीके के आइसोटोप होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14, जिसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये 99.9% लगभग यही पाया जाता है। 99.1% कहो, एवरेज में 99.1% पाया जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के बारे में सारी बातें पता है हम लोगों को, ऑलरेडी पता है। इनऑर्गेनिक में मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कार्बन को, तो उसमें आपको डाउट नहीं होगा। चलो भाई बोर्ड को साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आई है कि पाए तो जाते थे, ध्यान से समझना बात को, पाए तो जाते थे, लेकिन अगर लिविंग थिंग्स में भी पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बन तो रहे होंगे भाई, कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन तो हो रही होगी। तो वहां से आई कौन सी थ्योरी, ब्रिजिलियस की दी हुई थ्योरी विटल फोर्स। और बहुत अच्छी थ्योरी थी। इसका मतलब कुछ और नहीं था, इसका मतलब भी आप लोग क्या कह सकते हो, इसका मतलब था इमेजिनरी, या फिर कह सकते हो मिस्टीरियस फोर्स ऑफ नेचर। तो ब्रिजिलियस जी ने ये कहा कि जब नेचर में मिल रहे हैं चीजें, तो 1885 जो थी हमारी, 1815 सॉरी, उसके पहले हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लैब में नहीं बना सकते थे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी प्रिपरेशन को ब्रिजिलियस सर ने डिफाइन किया। ठीक है, और उन्होंने क्या डिफाइन किया कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ध्यान से सुनना बात को, क्या थी डिफिनीशन। ठीक है, एक बार डिफिनीशन को लिख लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो डिफिनीशन आ गई बोर्ड पे। तो ब्रिजिलियस सर ने क्या कहा, ब्रिजिलियस सर बात कर रहे थे मिस्टीरियस फोर्स की, नेचर के मिस्टीरियस फोर्स की। तो उन्होंने कहा कि इसको हम लोग लैब में तो नहीं बना सकते, लेकिन ये कैसे बनते हैं, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनाए जाते हैं, ये नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और कुछ मिस्टीरियस फोर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अपने आप बन जाते हैं नेचर में। तो उन्होंने क्या डिफिनीशन दी, इन्होंने डिफिनीशन दी कि अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड बाय लिविंग थिंग्स। पहली बात नोट करो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लिविंग थिंग्स बनाती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी बड़ी बात थी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से बनती हैं। और किससे, और विटल फोर्स की मदद से। विटल फोर्स का मतलब वही मिस्टीरियस इमेजिनरी नेचर फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते थे, इसको हम लोग कह सकते थे, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव विविधता नहीं बोलते हिंदी में, जैव विविधता, कि अपने आप ही क्या हो गए, अपने आप ही कुछ जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। बस उसी तरीके के फोर्स की इन्होंने क्या की, इमेजिनेशन की थी। ठीक है, और बड़ी बात इन्होंने बोली कि दे कांट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लैब में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हम लोग इन फोर्सेस को क्रिएट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात तो ब्रिजिलियस की थी, ये बात काफी हद तक मानी भी गई। लेकिन उसके बाद इन्हीं के शिष्य आ गए, और इनके शिष्य आए इन 1828। नाम था हुलर। ठीक है, नाम अलग है, स्पेलिंग अलग है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बना दिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने बनाया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब में इन्होंने क्या कर दिया, सिंथेसाइज्ड कर दिया। और वहां से इस थ्योरी का क्या हो गया, अंत हो गया कि हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहां नहीं बना सकते, लैब में नहीं बना सकते। तो भाई क्या किया ऐसा हुलर ने कि इस पूरी की पूरी थ्योरी को ही उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो उन्होंने करा क्या था, उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया। ठीक है, और अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया। अब क्योंकि यूरिया एक वेल नोन कंपाउंड था, ठीक है, यूरिन में भी पाया जाता था, तो इतना तो पता ही था कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसको उन्होंने क्या कर लिया, लैब में बना लिया। कब, 1928 में, 1928 में। रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी आपकी अमोनियम साइनेट यानी कि NH4OCl, और इसको उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने किया हीट, और किसका वेल नोन फॉर्मूला NH2CONH2। ठीक है, ये आया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको बनाया किसने, हुलर ने बनाया। ठीक है, तो इसको अगर कभी भी पूछा भाई पेपर में कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, या कोई भी पूछता है, जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पूछा जाएगा कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, यूरिया। ठीक है, अच्छा क्या यहीं पर बात खत्म हो गई, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आए, और उनका नाम भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, कोल्बे सर, इन 1845। कोल्बे सिंथेसिस नाम ही दिया गया इस रिएक्शन को, और उन्होंने किसको बना दिया, उन्होंने लैब में सिंथेसाइज्ड किया CH3COOH को, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसको उन्होंने बनाया था बेसिकली कार्बन डाइसल्फाइड की हेल्प से। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड लिया
कार्बन डाइसल्फाइड से पहले उन्होंने ऑक्साइड बनाया, और ऑक्साइड के बाद उन्होंने क्या बना लिया, पता है ऑक्साइड के बाद में अगर CO2 मिल गई आपको तो आप क्या बना सकते थे, CH3COOH बना सकते थे आसानी से। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन शुरुआत किससे हुई थी, CH2 से शुरुआत हुई थी। आप कहीं भी सर्च करोगे आपको इसकी रिएक्शन मिल जाएगी, और ये आपका होमवर्क भी है कि CH2 से अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करें तो हम कैसे CH3COOH को पा सकते हैं। ठीक है, ट्राई करो घर पे, नहीं मिलती है अगले वीडियो में आपको मनी कैंप पे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बनाया CH3, कोलबेस ने 1845 में CH3COOH को भी लैब में क्या कर लिया, बना लिया। तो वो वाली जो भ्रांति फैल गई थी ना कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को नहीं बना सकते हम लोग लैब में, वो पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बार्टले, और 1856 में उन्होंने एक काम किया। ठीक है, नाम की स्पेलिंग के साथ में उनकी कभी भी स्पेलिंग को नाम के साथ में प्रोनाउंसिएशन के साथ में नहीं मिलाना है। ठीक है, बार्टले उनका नाम था और स्पेलिंग है ये। ठीक है, पढ़ने में बार्थलोट आती है लेकिन बार्थले उनका नाम था। और बार्थले ने क्या किया, एक ऐसा कंपाउंड बनाया। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिससे आगे ऑर्गेनिक में ब्रांचेस खुलती ही चली गई। और उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बना दी भाई CH4। अब दिमाग खुलेगा आप लोगों का, जब एल्केन मिल गया हमें। ठीक है, जब एल्केन मिल गया तो रिडक्शन से हम लोग क्या बना सकते थे, एल्कीन भी बना सकते थे। उसके बाद में हम लोग एल्काइन भी बना सकते थे। एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन भी बना सकते थे। हेलो एल्केन से हम लोग एल्कोहल में जा सकते थे। एल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड में जा सकते थे। एल्डिहाइड से हम लोग ओइक एसिड में जा सकते थे। यानी कि सारे के अब एल्कोहल के बाद में अगर हम लोग चाहते तो क्या कर सकते थे, एमाइन में भी जा सकते थे। ठीक है, सारी की सारी प्रिपरेशन आपकी यहाँ से क्या हो जाती है, खुल जाती है। ये एलिफेटिक है, हम एरोमेटिक में भी जा सकते थे। यहाँ से पहले बनाते एसिटिलीन, एसिटिलीन को पॉलीमराइज कर देते, बेंजीन आ जाती और बेंजीन के सारे डेरिवेटिव खुल जाते। यानी कि 1856 के बाद से जब से उन्होंने क्या बना दी, CH4 बना दी, यहाँ से क्या आ गई, बाढ़ आ गई भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या आ गई, बाढ़ आ गई पूरी। और उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या करने लगे, नेचर में नहीं पाने लगे, हम लोग उसे लैब में क्या करने लगे, सिंथेसाइज करने लगे। तो ये तो थी हिस्ट्री भाई। इतनी देर तो हिस्ट्री बताने में लगी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ब्राजीलियस सर ने शुरुआत की और बार्टले सर ने क्या किया, उसको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया जहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में आसान वे में बना सकते थे। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं कि अगर अब हम लोग कहें कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन वो वाली तो खत्म हो गई कि भाई इनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन आप लोग लिखिए भाई, साथ में लिखिए दोस कंपाउंड्स, साथ में पेन लेके बैठा करो भाई। दोस कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर इसेंशियल एलिमेंट्स। अब खुलेगा दिमाग एक बार फिर से। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं दोस कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर इसेंशियल एलिमेंट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक। ठीक है, अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में यार पढ़ा होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात तो सबको पता होगी, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय सबको पता होगा। हाइड्रोजन कार्बन मिला करके अगर कुछ बनाया गया है तो उसे क्या कहेंगे, हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर इस डिफिनेशन को अगर आगे कंप्लीट करना चाहें तो हम लिख सकते थे भाई कि ऑर्गेनिक होंगे, वो भी होंगे, और साथ में क्या होंगे, एंड दियर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हो, किसी एक चीज को हटाया गया और कुछ और दूसरा ला करके क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ सकते थे भाई, सबको पता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, ज्यादातर रिंग में भी आप इन्हीं चीजों का सब्स्टिट्यूशन हमेशा देखते हो। तो अगर हमारे पास में क्या होता, कार्बन होता, पक्का था कि कार्बन होता। दूसरी बात क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन होना चाहिए था, कार्बन होना चाहिए था, हाइड्रोजन होना चाहिए था। इन दोनों के साथ में अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के भी डेरिवेटिव आते हैं तो हम उन्हें भी कंसीडर कर लेंगे किसमें, ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब बात आती है बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात और आपका दिमाग खोल देने वाली बात कि अगर कार्बन है, ठीक है, बट हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है, तो क्या हमारा गिवन सब्सटेंस ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, क्या हमारा गिवन सब्सटेंस ऑर्गेनिक होगा। चलो सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत हंस हंस के पढ़ रहे हैं ना सब लोग, सीरियस होते हैं।
कि अगर हमारे पास में मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड का, दूसरा एग्जांपल लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे क्या ये ऑर्गेनिक है? तो कहोगे नहीं सर, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही इनऑर्गेनिक है। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लिखूंगा जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, बट वो क्या होगी, ऑर्गेनिक होगी। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं भाई, CCl F। नाम सबको पता होगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इसे पढ़ा है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन का मतलब क्या, CFC, अपनी पुरानी CFC। ठीक है, तो भाई देखिए, कार्बन है, कहीं हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कहीं हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, बट ये सब्सटेंस कैसा होगा, ऑर्गेनिक होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के जैसा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या ये हमारे पास में ये जो है, इसको हम लोग पढ़ते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा हुआ है, तो क्या हमारा ये ऑर्गेनिक होगा? तो कहेंगे यस सर, ये क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। कहोगे सर जी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, एक बार कह रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो चीज क्या होगी, ऑर्गेनिक होगी, फिर कह रहे हो कि यहाँ पर कार्बन है बट ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर कह रहे हो सर हाइड्रोजन नहीं है बट ये क्या है, ऑर्गेनिक है। तो इसका तो ले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, बढ़ते हैं आगे कि हम लोग क्या ऐसी प्योर डिफिनीशन लिख दें जिससे ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाए, ये सारे के सारे टर्म हमारे सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे एक बढ़िया डिफिनीशन, और उठाओ पेन साथ में और लिखो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक। बस हो गई ऑर्गेनिक की डेफिनेशन, कि हमारे हाइड्रोकार्बन हो, आइदर दे आर हाइड्रोकार्बन, और या फिर उन्हें हाइड्रोकार्बन से बनाया गया हो, तो हमारे पास में जो क्या आएगा, कंपाउंड आएगा, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा। अब आप लोग सेटिस्फाई करो जरा इसे। ठीक है, क्या CO2, ये जो CO2 और CO है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए गए हैं क्या? नहीं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बनाए गए हैं, दैट्स व्हाई दे आर इनऑर्गेनिक। अभी और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा अगर इसकी बात करें CCl4 की, तो शायद ये रिएक्शन आप सबने पढ़ी हो कि हम लोग लेते हैं CH4, देते हैं उसे Cl2, निकल जाता है -HCl, बनता है CH3 एंड Cl। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ी थी। उसके बाद में इसी रिएक्शन को क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, तो फिर से देते हैं Cl2, माइनस निकलता है CH2Cl2, जेमिनल हेलो एल्केन बनते हैं, जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हुए होते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर भाई करते हैं कि इस रिएक्शन को और प्रोसीड करते हैं। और हाँ, भूल गए सब लोग, ये रिएक्शन होती थी किसमें, लाइट में। फिर से करते हैं इसे HNO से रिएक्शन, इसे देते हैं हम लोग Cl2, माइनस होता है HCl, बनता है CHCl3, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और उसके बाद में इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं, HNO एंड Cl2 माइनस करते हैं HCl, बनता है CCl4। तो क्या इस CCl4 को हम लोगों ने CH4 से बनाया, जिसे बार्टले ने बनाया था? ठीक है, जिसे बार्टले ने बनाया था। तो अगर हम लोगों ने इसे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाया है, तो हम कहेंगे यस, CCl4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलो भाई कुछ चीजें लिख लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहले वाला एग्जांपल तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला वाला एग्जांपल कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2। अच्छा, इसके साथ एक चीज और लिखो, मेटल के कार्बोनेट। ठीक है, मेटल के कार्बोनेट अगर हैं, मान लो क्या लिखा, MgCO3 वाला। ठीक है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट या कैल्शियम का कार्बोनेट लिया, ठीक है, CaCO3 चौक। ठीक है, तो कभी भी मेटल कार्बोनेट की स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं की जाएगी। ठीक है, बाई कार्बोनेट होगा HCO3। ठीक है, तो बाई कार्बोनेट की भी स्टडी किसमें नहीं की जाएगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में नहीं की जाएगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लो, और वो है मेटल के साथ क्या लगा होना, Cn लगा होना, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन तो पढ़ा होना चाहिए। फिर जब हम लोगों ने पढ़ा और कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इसके एग्जांपल लिख लो भाई, कौन सा, NaCN हो गया, CaCN होल ट्वाइस हो गया। तो ये क्या है आपका, मेटल का साइनाइड है। तो ये भी किसमें आते हैं, ये भी आपके इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि ऊपर जो लाइन लिखी है कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स होंगे तो वो क्या होंगे, तो आपके ऑर्गेनिक होंगे, और अगर उसके अलावा कुछ भी है तो आपका क्या होगा, इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा। यानी कि हम लोगों को ऑर्गेनिक में क्या पढ़ने हैं, केवल हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही क्या कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे। बाकी फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा है। अब अगर मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बहुत लेंथ लेके पढ़ाऊंगा तो सब लोग भाग जाओगे इस चैनल पर से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट वे में हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी समरी पर, छोटी सी समरी जिसमें मैं सारे के सारे इफेक्ट को कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में बना दूं, ठीक है। आपके चारों के चारों इफेक्ट, चाहे वो रिजोनेंस हो, इलेक्ट्रोमेरिक हो, हाइपर कंजुगेशन हो और आपका क्या इंडक्टिव हो, तो सबको मैं एक वीडियो में ही बनाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में हम लोग क्या शुरू करेंगे, बॉन्ड फिजन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कैसे रिएक्शंस प्रोसीड हमें करनी है। और साथ साथ आप लोग बाई नेम जरूर पढ़ते रहिए। अल्टरनेट लेक्चर आएंगे, एक जीओसी का आएगा, एक बाई नेम का आएगा, एक जीओसी का और एक बाई नेम का। तो अगर आप इसके साथ में बाई नेम पढ़ोगे तो आपके साथ रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपकी तैयार होंगी और ऑर्गेनिक भी आपकी पक्की होती जाएगी। तो बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। और पहले लेक्चर पर अगर आए हो तो भाई मन बना लो, ठीक है, कि हमें इस पूरी की पूरी सीरीज को देखना है, ठीक है। अपने फायदे के लिए नहीं, हाँ बिल्कुल मेरा भी फायदा होगा लेकिन आपका उससे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, मेरा फायदा तो होगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन आपका उससे ज्यादा फायदा होगा। और कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे या किस बाई नेम रिएक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं उन टॉपिक्स को आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।